नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जनजाति टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और मैंने जिन बिंदुओं पर अपने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की थी वे हैं जनजाति की अवधारणा, जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा, अनुसूचित जनजातियाँ और जनजातीय समाज की विशेषताएं। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार इस जनजाति को एक परिभाषा पढ़ देती हूँ वापस से। मजूमदार एवं मादाम के अनुसार एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। भारतीय जनजातियों के संदर्भ में हमें स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि इनसे संबंधित लोग शेष भारतीयों से किसी भी रूप में अलग नहीं हैं। ये भारत के अन्य लोगों से पृथक नहीं माने जा सकते। ये भारतीय समाज के ही अभिन्न अंग हैं। अंतर केवल इतना है कि भौगोलिक पृथक्करण और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ये लोग शेष भारतीयों की तुलना में कम विकसित रह गए हैं। भारतीय जनजातीय लोग अन्य भारतीयों के साथ हजारों वर्षों से भारत में एक साथ रह रहे हैं। यहाँ हमें इस बात को भी भली भांति समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनजातियों में यहाँ के मुख्य धर्म हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप ही प्रचलित रहा है। इसके अतिरिक्त भारत की उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिंदू तथा जनजातीय प्रजातियां एक ही हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई प्रजातीय अंतर नहीं है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जनजातीय लोगों को हिंदू और मुसलमान जनसंख्या से अलग दर्शाने की कोशिश की गई। इसके पीछे मूल कारण यही था कि कुछ विदेशी विद्वान भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने में रुचि नहीं रखते थे। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और जवाहरलाल नेहरू ने तो स्पष्ट शब्दों में कई बार कहा है कि अंग्रेज अपनी सोची समझी नीति के तहत भारतीय जनजातियों को अलग थलग रखने का पूरा प्रयास करते रहे हैं ताकि स्वतंत्रता की चेतना या ज्योति उन तक नहीं पहुंच पाए। पुराने समय की राजनीतिक इकाई जनजाति की अवधारणा में अब बदलाव आया है। उसकी अब व्यक्तियों के ऐसे समूह के रूप में पहचान बनी है जो निर्धनता एवं पिछड़ेपन से त्रस्त है। सदियों से चल रहे जातियों के शोषण तथा उत्पीड़न ने उनके धैर्य एवं साहस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज जिन अभावों एवं कष्टों से जनजातीय लोग परेशान हैं, उससे इन्हें सहसा उनके गौरवमयी अतीत की याद आ जाती है। लेकिन अब वे सदियों पुरानी नींद से धीरे धीरे जाग रहे हैं। युवा पीढ़ी के लोगों, विशेषतः शिक्षित, अब अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हैं और नई चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु उत्सुक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में जनजातीय समुदाय को संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इससे जनजातियों को विशिष्ट जनजातीय भाषाई तथा सांस्कृतिक इकाई के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका मिला है। अनुसूचित जातियों को दिए गए आरक्षण से उन्हें अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने का अवसर मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण की बैसाखी का सहारा छूट जाने पर भी जनजातियां सुदृढ़तापूर्वक अपनी स्थिति को उत्तरोत्तर उन्नत बनाने की क्षमता अपने वे विकसित कर सकें। इसी दिशा में सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न होने चाहिए।
अब हम चर्चा करेंगे जनजाति एवं जाति में अंतर। जनजाति एवं जाति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट। कई बार जाति एवं जनजाति शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है, जबकि ये दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। यद्यपि इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कुछ जातियां ऐसी हैं जो जनजातियों की भांति ही एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती हैं और एक निश्चित भाषा का ही प्रयोग करती है। फिर भी इन दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं। नंबर 1, पहला अंतर, जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है, जबकि जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। दूसरा अंतर, जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर विकसित होती है, जबकि जनजाति एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करने के कारण। तीसरा अंतर, प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय रहा है, किंतु किसी जनजाति का कोई एक निश्चित व्यवसाय नहीं होता और ना ही उसके सदस्यों पर व्यवसाय संबंधी कोई नियंत्रण ही होते हैं। चौथा अंतर, जनजातियां अपनी उत्पत्ति किसी काल्पनिक पूर्वज से मानती हैं, जबकि जातियां ऐसा नहीं मानती। फिफ्थ पॉइंट, प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि जाति में जाति पंचायतें होते हुए भी जनजातियों की भांति उनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता। छठा अंतर, एक जनजाति में कोई उप जनजाति नहीं होती, जबकि एक जाति में कई उपजातियां होती हैं। सातवां अंतर, जाति में अंतर्विवाह के कठोर नियम पाए जाते हैं, जबकि जनजाति में ये नियम लचीले होते हैं। आठवां अंतर, एक जनजाति में ऊंच नीच की भावना एवं अस्पृश्यता नहीं पाई जाती, जबकि जाति व्यवस्था में संसरण व अस्पृश्यता की भावना पाई जाती है। नाइन्थ पॉइंट, जनजातियों में गोत्र के नाम टोटम, पशु, पेड़ पौधों आदि के आधार पर होते हैं, जबकि जाति के गोत्र के नाम ऋषियों के आधार पर होते हैं। 10th पॉइंट, जनजातियों के अपने अपने टोटम होते हैं जिसको ये पवित्र मानते हैं और जिसकी आध्यात्मिक शक्ति में ये विश्वास करते हैं। जातियों में टोटम जैसी किसी शक्ति में विश्वास नहीं किया जाता। 11वां पॉइंट, जनजातियां आत्मनिर्भर होती हैं, किंतु जाति नहीं। कई जातियां मिलकर ही संपूर्ण समाज व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जबकि एक जनजाति अपने आप में ही पूर्ण इकाई एवं व्यवस्था होती है। बेली की यह मान्यता है कि जनजातियों को एक ऐसे सतत सेतु की तरह माना जाना चाहिए जिसके एक ओर जनजातियां और दूसरी ओर जातियां हैं। जनजातियों की संरचना पृथकृत तथा समतावादी है, जबकि जातियों की जैविक एकात्मवादी वाली संरचना की तरह अन्योन्याश्रित। सिन्हा ने भी जाति और जनजाति को सतत सेतु के रूप में ही देखा है। तो बच्चों, हमारा ये टॉपिक जनजाति के अवधारणा, जनजाति एवं जाति में अंतर, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।